हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आज स्टडीज़। आई होप आप अपनी जुडिशरी की स्टडीज़ मेरे साथ कर रहे हैं। एज वी वर डिस्कसिंग एंड मूविंग ऑन टूवर्ड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़, ठीक है। इससे अभी तक हमने जो डील कर लिया है वो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स डील कर लिए हैं, दैट इज़ आर्टिकल 5 to 11 दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। केसेस विच आर रिलेटेड टू द इंडियन सिटीजनशिप, मैंने इंस्टाग्राम पे उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपके पोस्ट कर दिए हैं, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड वन मोर थिंग इज़ दिस कि इंस्टाग्राम पे मैं डेली आपके लिए 2 to 3 MCQs जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए और अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के लिए वहाँ पोस्ट कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। सो आज से हम अपने जो इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं वो है आर्टिकल 12 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच इज़ मेंशन अंडर पार्ट 3, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस with the PowerPoint presentation because the notes which I am mentioning in this presentation are very important. Each and every aspect I have covered, like I have referred so many books like D.D. Basu, M.P. Jain and Indian Polity, Lakshmikant जो IAS में भी चलती है आपके, तो you need not to go anywhere, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ यह है कि आपको इन नोट्स को अपने नोटबुक में जॉट डाउन करना है and you guys have to study it in a proper manner that is sufficient for your preparation, right? So without wasting time, let's start with our article 12. Article 12 is mentioned about the definition of the state, right? Similarly जो आर्टिकल 36 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कवर होता है, विच ऑल्सो मेंशंस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, राइट? तो जो डेफिनेशन आपके आर्टिकल 12 के अंदर आएगी वही डेफिनेशन आपके आर्टिकल 36 में भी कवर होगी, ठीक है। सो वी आर नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स विद आवर नेक्स्ट स्लाइड विच मेंशंस इज द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd. Fundamental rights are covered under Article 12 to 35A. Third slide is about Article 12, which is mentioned of definition of the state. Firstly, I want to mention that Article 12 of the fundamental rights and Article 36 of the directive principles mentions about the definition of the state. What Article 12 states that state has been defined for the purposes of Part 3. It includes the following. इसमें 4 हेड्स आएंगे, आप अपना बैरैक जो है वो खोल के रख सकते हैं, तो आप उससे और इस नोट्स को आप मेंशन कीजिए, लिंक कीजिए कि वेयर आई एम रीडिंग, राइट? तो फर्स्ट हेड आपका है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जो फर्स्ट हेड है आपका गवर्नमेंट एंड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये आपका इंक्लूड करता है executive and legislative organs of the union government. We are talking about the central government. Second point is government and the legislature of the states. It includes executive and the legislative organs of the state government. Now the third head is all local authorities. All local authorities include municipalities, panchayats, district boards and improvement trust. Fourth head is all other authorities. All other authorities includes statutory or non-statutory authority like LIC, ONGC, SAIL, etc. ये जो चारों हेड्स है आपके, जो अभी हमने ऊपर मेंशन किए, they are to be within the territory of the India और under the control of the government of India. Now इस डेफिनेशन के अंदर जो आपके ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जो पॉइंट है और ऑल अदर अथॉरिटीज़ जो पॉइंट मेंशन है, इनका बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन डील किया है, ठीक है। उस वाइडर इंटरप्रिटेशन की हम क्या बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या रिलेटेड कर रहे हैं, वो मेंशन करता है दैट इट इज़ द एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। लाइक इन एजेंसीज जो हमने अभी LIC पढ़ा, ONGC पढ़ा, सेल पढ़ा, या हमने लोकल अथॉरिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ करा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करा, ऑल दीज एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स
which are violating the fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और अ एजेंसी विच इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, मार्क दिस लाइन, जो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है स्टेट के, फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, अब हम जो पॉइंट है ऑल लोकल अथॉरिटीज, उसमें हम क्या क्या सेपरेटली इंक्लूड करेंगे, प्लस उसकी डेफिनेशन जो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो हम डील करेंगे. सो क्या मेंशन कर रहा है ये? व्हाट लोकल अथॉरिटी इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी इन आर्टिकल 12 refers to a unit of local self government like a municipal committee or a village panchayat. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सब इंक्लूड करते हैं आपका लोकल अथॉरिटी के अंदर. गॉट इट? नाउ जो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर मेंशन है. वो क्या डिफाइन करता है? दैट लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी which is legally entitled to or entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund. Like local authority जो होंगी, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं वो बॉडीज इंक्लूड कर लेंगी. सिमिलरली वो लीगली एंटाइटल्ड होंगी गवर्नमेंट की तरफ, और उनका जो कंट्रोल होगा और मैनेजमेंट होगा और उनको जो फंड प्रोवाइडेड होगा वो सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. राइट? गॉट इट? नाउ सुप्रीम कोर्ट रूल दैट टू बी कैरेक्टराइज एज अ लोकल अथॉरिटी, कि कौन कौन सी बॉडीज और किन इंस्टीट्यूशंस को लोकल अथॉरिटी में कैरेक्टराइजेशन करना है. तो दैट अथॉरिटी कंसर्न मस्ट हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. उस अथॉरिटी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए एज अ कॉर्पोरेट बॉडी. It must not be a mere government agency. Like similarly, एक तो गवर्नमेंट एजेंसी तो होना ही चाहिए और उसका एक कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, बट मस्ट बी लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी, और एक लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी भी होना चाहिए. It must function in a defined area and must ordinarily, wholly or partly, directly or indirectly be elected by the inhabitants of the area. ठीक है? या तो वो wholly और partly या फिर directly और indirectly, जो भी लोकल म्युनिसिपल कमिटी है वो किसके थ्रू इलेक्टेड होनी चाहिए? जो उस एरिया के इनहैबिटेंट्स हैं, जिस एरिया में वो वर्क कर रही है. गॉट इट? क्लियर हुआ ये चीज? लोकल अथॉरिटी का हमने डिस्कस किया. नाउ आवर फोर्थ हेड इज अदर अथॉरिटीज. तो इन दिस स्लाइड वी आर डीलिंग इन विद अदर अथॉरिटीज, कि अदर अथॉरिटीज के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. सिमिलरली फर्दर हम अदर अथॉरिटीज के अंदर कितने केसेस लेंगे, कि वेदर जुडिशरी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट और नॉट. ठीक है? वेदर यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड इन दी स्टेट और नॉट. ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके स्टेट होंगे या नहीं होंगे. तो वो सब केसेस हम अदर अथॉरिटीज के अंदर डील करेंगे. सो इन दिस स्लाइड other authorities can be classified into 2 heads. One is a statutory body and second one is non-statutory body. Basically statutory body का मतलब होता है जो एक statute से created है. ठीक है? statutory body के अंदर line mention है an autonomous body may be a statutory body, that is a body which is set up directly by a statute. ठीक है? क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर वो बॉडीज आएंगी जो एक जनरल लॉ से क्रिएटेड है, सच एज कंपनीज एक्ट, द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और अ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज में आपकी लाइन है यही मेंशन करती है. ठीक है? कि जनरल लॉ से जो क्रिएटेड है दैट इज कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और अ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. नाउ इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस बहुत सारे रेज हुए कि भाई कौन कौन सी बॉडीज हैं
वो इस आर्टिकल 12 के अंदर आएंगी। तो क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड वेदर सच बॉडीज मे बी इंक्लूडेड विद इन द कवरेज ऑफ आर्टिकल 12। For this purpose, Supreme Court has developed the concept of an instrumentality of the state. Supreme Court ने यहाँ पर इस अदर अथॉरिटीज का जो वाइडर इंटरप्रिटेशन है वो किस तरीके से लिया कि हमें जो अदर अथॉरिटीज है वेदर दे आर विद इन द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट और नॉट, anybody which can be regarded as an instrumentality of the state falls under article 12। जब हम फर्दर स्लाइड्स में इंस्ट्रूमेंटैलिटी की बात करेंगे तो मेन पॉइंट जो है आपको ये देखना है, कंसिडरेशन में लेना है कि फंडिंग और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हम केस लॉज डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केस लॉज के अंदर हम जुडिशरी की भी बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट केस इज राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, दैट इज ऑफ AIR 1967। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच इज सेट अप बाय अ स्टैट्यूट, ठीक है, यहाँ मार्क करना स्टैट्यूट। हमने अदर अथॉरिटीज के अंदर क्लासिफिकेशन ही स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और नॉन स्टैट्यूटरी के बेस पे किया है, तो यहाँ पर स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएटेड है। हैविंग सम कमर्शियल फंक्शंस टू डिस्चार्ज, वो क्या काम कर रही है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो कमर्शियल फंक्शंस डिस्चार्ज कर रही है, वुड बी एन अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। तो वो क्या होगी, जो कमर्शियल फंक्शंस डिस्चार्ज कर रही है वो आर्टिकल 12 के अंदर आएंगे। कोर्ट ने एक और चीज पे एम्फेसिस दिया कि that it is not material that some of the powers conferred on the concerned authority are of commercial nature। कोर्ट ने ये बोला कि जरूरी नहीं कि सारे फंक्शंस ही जो हों वो कमर्शियल फंक्शंस हों, ठीक है, कि some of the powers can be commercial, ठीक है, तो भी वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर आएंगी और अदर अथॉरिटीज के अंदर कवर होंगी। गॉट इट। नेक्स्ट केस इज सुखदेव वर्सेस भगत राम, दैट इज ऑफ AIR 1975। इसके अंदर जो आपका एक प्री के लिए MCQ क्वेश्चन भी बनता है वो ये है कि कौन सा केस हेल्ड हुआ था आर्टिकल 12 के अंदर जिसमें 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एंड द फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर हेल्ड टू बी अथॉरिटीज। तो आपको टिक करना पड़ेगा सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस। सिमिलरली इस केस की जो फर्स्ट लाइन है वो भी यही मेंशन कर रही है, 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC and the finance corporation were held to be authorities, thus fall within the term state under article 12। वो सब स्टेट के अंदर कवर होंगी। These corporations do have independent personalities in the eyes of the law, but that does not mean they are not the subject to the control of the government। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, उनकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज तो होंगी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो गया, दे और दैट दे आर नॉट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ। अगर किसी भी अथॉरिटी को आपको गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी के अंदर लाना है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट केस इज RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ AIR 1979। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि दैट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाज हेल्ड टू बी द स्टेट, और कोर्ट ने इसके अंदर कुछ टेस्ट लेट डाउन किए थे। पहला टेस्ट था कि दैट द स्टेट मेनली और चीफली कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट होगी, वो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगी। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, ठीक है, स्टेट का कंट्रोल होगा यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा आपके ऊपर। एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। थर्ड हेड इज फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो फंक्शंस होंगे वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के होंगे, दैट इज गवर्नमेंटल इन अ सेंस। नेक्स्ट इज
इफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट. कॉरपोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड. तो कॉरपोरेशन जो भी होगी वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करेगी जो कि उसको स्टेट ने और गवर्नमेंट ने कन्फर किया होगा. क्लियर हुआ. नेक्स्ट केस इज यूनिकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1993. A private educational institution, even if it is recognized by or affiliated to a university. ठीक है, कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एफिलिएशन मिला है या रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 12. ठीक है, उस प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज recognition is only for the purposes of conforming to the standards which is laid down by the state. जो उस प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिकॉग्निशन मिला है वो सिर्फ एक सिलेबाई प्रोवाइड करने के लिए और कोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइड करने के लिए ही दिया गया है, अदरवाइज वो स्टेट में कंसीडर नहीं होगी. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट केस which is a very important case, that is Ajay Hasya versus Khalid Mujib, that is of AIR 1981. इसके अंदर जो हम 5 हेड्स लेंगे जिसके अंदर ये बोला गया है, बेसिकली इस केस को नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंदर कंसीडर किया गया है और इसके अंदर गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि अगर कोई जो भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है वेदर इट इज अ स्टेट और नॉट. सो I'm reading this for you that there is a question whether a non-statutory body is a state or not. It has initiated a new judicial trend, that is of expanding the significance of the term authority. ठीक है, इसके अंदर एक नया जुडिशियल ट्रेंड चालू किया गया था और जो इसके अंदर सिग्निफिकेंस है अथॉरिटी का जो अदर अथॉरिटीज में वो बढ़ाया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट laid down the following test to adjudge whether a body is an instrumentality of the government or not. तो उसके लिए सबसे पहले तो ये होगा कि एंटायर शेयर कैपिटल होगी उस बॉडी की वो गवर्नमेंट ने हेल्ड करी होगी, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट. सेकेंड पॉइंट, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, where the financial assistance is given by the government is so large as to meet the almost entire expenditure of the body, और वो गवर्नमेंटल कैरेक्टर की होगी तो भी वो स्टेट कंसिडर की जाएगी. थर्ड पॉइंट इज कि जो बॉडी है वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करेगी, ये हमने एक पहले वाले केस में भी डिस्कस किया है. ठीक है, तो वो जो भी बॉडी है वो आपका मोनोपोली स्टेटस गवर्न करेगी और एक्सरसाइज करेगी तो वो भी स्टेट में कंसीडर होगा. नेक्स्ट इज डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का जहाँ पे कंट्रोल होगा तो वो भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी के अंदर आएगा स्टेट की. इफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय द बॉडी आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और जो भी फंक्शंस जो कॉरपोरेशन है जो बॉडी है वो एक्सरसाइज कर रही है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस की होनी चाहिए. तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी लीड टू द स्टेट. ठीक है, और जो भी कॉरपोरेशन है जो भी बॉडी है वो इन सब फैक्टर्स में अगर कवर हो रही है तो दैट बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट. गॉट इट. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्लाइड इसमें एक और केस है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, दैट इज ऑफ 2002. इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी कि दैट इज फंडिंग और कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इफ अ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द फंड्स और जो कंट्रोल है वो भी गवर्नमेंट का है तो दैट बॉडी कैन बी और दैट अथॉरिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट. नाउ हम एक और क्वेश्चन डील कर रहे हैं कि वेदर इज जुडिशरी इंक्लूडेड इन द वर्ड स्टेट. तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 केस आए थे. ठीक है, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
जो कि AIR 1967 का है। इसके अंदर ये बोला गया था कि इट वॉज हेल्ड दैट इवन इफ अ कोर्ट इज अ स्टेट, ठीक है, कोर्ट स्टेट है, a writ under Article 32 cannot be issued to a high court of competent jurisdiction against its judicial orders because such orders cannot be said to violate the fundamental rights। ठीक है, कोर्ट अगर स्टेट में भी आ रहा है तो हम आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट को। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट केस इज AR एंट्यूले वर्सेस RS नायक, जो कि 1988 का केस है। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था दैट इट वाज हेल्ड दैट द कोर्ट कुड नॉट पास एन ऑर्डर और इशू डायरेक्शन व्हिच वुड बी वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। सो इट कैन बी सेड दैट द एक्सप्रेशन स्टेट इंक्लूड्स जुडिशरी ऑल्सो। तो इन दोनों केसेस से हमें ये पता चलता है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट के अंदर आती है। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर यूनिवर्सिटी विल बी अ स्टेट और नॉट, कि यूनिवर्सिटी को आप स्टेट में इंक्लूड करेंगे या नहीं। पहले भी हम एक केस जो है वो कंसिडर कर चुके हैं जो कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में था। नाउ नेक्स्ट केस इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस को समझाने के लिए मैं आपको ये एक मैगजिम कोट करूंगी, दैट इज ईजस डेम जेनेरिस। ईजस डेम जेनेरिस का मतलब है ऑफ द सेम काइंड और नेचर। अगर कोई भी अथॉरिटी है, जो केस हमने प्रदीप कुमार बिस्वास का कंसिडर किया था, उसमें मेंशन था कि फंडिंग और कंट्रोल जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए। सो जो भी अथॉरिटी है वो सेम काइंड यानी सेम रूल्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं आपके लिए, फंडिंग से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, अगर वो अथॉरिटी वो सारे फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है तो वो स्टेट में कंसिडर की जाएगी। लेकिन इस केस में ये हेल्ड हुआ कि दैट यूनिवर्सिटीज आर नॉट एक्सरसाइजिंग and are not performing those governmental functions. So it was held that Madras University is not a state because universities are not state because they are not of governmental nature and not performing sovereign functions। ठीक है, कि वो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो गवर्नमेंटल नेचर की नहीं है और सॉवरिन फंक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ परफॉर्म करती है वो यूनिवर्सिटीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं। सो यूनिवर्सिटीज आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। लेकिन इस जजमेंट को बाद में कैंसिल कर दिया गया, ओवररूल कर दिया गया उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर, जो कि 1962 का केस था। इसमें ये हेल्ड हुआ कि जो कॉन्सेप्ट था ईजस डेम जेनेरिस का, वो कैंसल्ड हो गया था इसके अंदर। ठीक है, ये आपको कंसीडर करना है दो केसेस। So that's it for today. I hope you have gained something, a knowledge about Article 12। और ये बहुत ही हमने elaborate discussion किया है आर्टिकल 12 का। इसमें मैंने आपकी जो जितनी भी बुक्स हैं, MP जैन, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, DD बासु, आई हैव कंसिडर्ड ऑल द बुक्स। तो आपको इसके इन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर जुडिशरी इट इज़ सफिशेंट and for all other related law exams. So that's it for today। और अगर आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरा वीडियो जो आपको पसंद आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।